तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। इंडिया के अंदर जब हिंदुत्वा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ने पॉलिटिकल कामयाबी हासिल की, इंडिया की सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशल फैब्रिक तबाह होने लगी, तो साउथ एशिया की मशहूर शायरा, दानिश्वर, अदीबा, राइटर फहमीदा रियाज ने इंडियंस को इस बहुत ज़बरदस्त नज़म के ज़रिए याद दिलाया कि तुम भी हमारी वाली हरकतें करना शुरू हो गए हो। वही इंतहा पसंदी, वही एक्सट्रीमिज़म, पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल, मज़हब का इस्तेमाल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहा कि आपका हाल भी वो होगा जो पाकिस्तान ने अपना किया। पाकिस्तान ने अपना एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट कर कर 50s, 60s, 70s, 80s में अपना जो हाल किया, इसको आज खुद पाकिस्तान की रूलिंग एलीट मान रही है, मिनिस्टर्स मान रहे हैं, लीडर्स मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ पैरेलल हम देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान से, मोदी ने, ख़ास तौर पर मोदी, बीजेपी, आरएसएस ने पाकिस्तान को देखकर कोई सबक नहीं सीखा, उसी राह पर चलते रहे। अब हिंदुत्वा ने इंडिया के अंदर इंडिया की जो लोकल फैब्रिक थी उसको तो जिस तरीके से डैमेज किया, इंडियन सिविलाइजेशन को, इंडिया की डाइवर्सिटी को, वहाँ के कल्चर को तो बुरे तरीके से डैमेज किया। लेकिन हिंदुत्वा ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी बिल्कुल एक लिहाज से ज़वाल की तरफ धकेल दिया। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हिंदुत्वा की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। कैसे और क्यों हिंदुत्वा ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल नाकाम बनाकर रख दिया है, वेस्ट में, ईस्ट में, दुनिया के किसी भी खित्ते में। आज हम यही समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इंडिया का एक ज़माने में शुमार ऐसे मुल्कों में होता था कि जो दुनिया के गरीब मुल्क थे, दुनिया में जहाँ पर इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ हो रही थी, जहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, तो इंडिया को उनका बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता था। अफ्रीका के मुल्क हों, लैटिन अमेरिका के मुल्क हों, एशिया के मुल्क हों। आप यहाँ से देखिए कि मशहूर ज़माना साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर नेल्सन मंडेला जब रिहा होते हैं 1990 में, तो जिन पहले मुल्कों का दौरा करते हैं वो इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया ही इन असूलों पर था कि ये गरीब मुल्कों के साथ खड़े होंगे, ऐसे मुल्कों के साथ खड़े होंगे जो किसी की डोमिनेंस नहीं चाहते, जो वेस्ट की डोमिनेंस नहीं चाहते। उस वक्त नेहरू और इंदिरा गांधी की हुकूमत का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कि पाकिस्तान अमेरिकी पिट्ठू है, पाकिस्तान अमेरिका की गेम खेल रहा है। लेकिन पैरेलल अगर हम देखें तो जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को कहा कि आप लोग मज़हब को इख्तियार करके इस्तेमाल करें इस पूरे रिलीजियस टर्मिनोलॉजी को, जैसे जिहाद के नाम को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, इसी तरह अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया के अंदर नेहरूवियन सोशलिज्म के मुकाबले में या इंदिरा गांधी के सोशलिज्म या सेकुलरिज्म के मुकाबले में आरएसएस को और राइट विंग फोर्सेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम की। इसका सबसे बड़ा वाज़ेह इजहार हमारे सामने आया जब 1977 में फर्स्ट टाइम एक गैर कांग्रेसी हुकूमत कायम हुई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया कि CIA के हामी भी कई सियासतदान हैं। बल्कि ये पहला मौका था कि जब मोसाई डेयान, जो इसराइल के मशहूर वज़ीर दफ़ा थे, कमांडर थे, इन्होंने खुफिया तौर पर दौरा भी किया इंडिया का। अटल बिहारी वाजपेयी तब वज़ीर ख़ारजा थे 1978 में जब इन्होंने दौरा किया था। अब ये वो इसराइल दौरा कर रहा था जिसकी नेहरू, इंदिरा गांधी, बल्कि उससे पहले ख़ुद जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, वो भी अपनी राइटिंग्स में खुलकर इसराइल की मजम्मत करते थे और फ़लस्तीन के साथ खड़े होते थे, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, क्योंकि वो कहते थे कि फ़लस्तीनी अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम की, अपनी धरती की, अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो इसराइल के मुकाबले में खुलकर इंडिया खड़ा होता था फ़लस्तीन के साथ। इंडिया एक तरह की लीडरशिप लेना चाह रहा था गरीब मुल्कों की, जिसे उस वक़्त थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे। इसका एक इजहार 1961 में हुआ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने
इंडोनेशिया के सुकारनो के साथ मिलकर, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर, ऐसे ममालिक के साथ मिलकर कि जो ना अमेरिका की सुपरमेसी कबूल करना चाहते थे और ना मुकम्मल तौर पर सोवियत ब्लॉक पे आना चाहते थे, ऐसे मुल्कों के साथ मिलकर नैम बनाई, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम किसी के पिट्ठू नहीं बनेंगे। लेकिन हिंदुत्वा की फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर इंडिया की इस पॉलिसी को, चूँकि ये बुक्स था कि ये नेहरू और इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी है, तो हम तो दूसरी तरफ खड़े होंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए आज के दौर में जो टर्म यूज़ की जाती है वो ग्लोबल साउथ की टर्म है, यानी ग्लोबल साउथ से मुराद ऐसे मुल्क जो अभी ग्लोबल नॉर्थ की तरक्की तक नहीं पहुँचे, अमेरिका की तरक्की तक नहीं पहुँचे, यूरोप की तरक्की तक नहीं पहुँचे, जापान की तरक्की तक नहीं पहुँचे, तो ये ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। मोदी ने किया क्या? 2014 के बाद मोदी ने ऐसा तासुर दे दिया कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है, एक सुपर पावर बनने वाला है, इसलिए अब वो ग्लोबल नॉर्थ के साथ जाकर खड़ा हो, वो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा बन गया, यानी मोदी ने ये तासुर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। इंडिया के अंदर आज भी 80 करोड़ लोग अपने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हुकूमत के मोहताज होते हैं। बेरोज़गारी टूटी है, बेरोज़गारी के रिकॉर्ड टूटे हैं मोदी के दौर में। मोदी के दौर में ही वहाँ पर जो क्लास कैस्ट इश्यूज़ हैं, ज़ात पात के इशू हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ इशू हैं, वो पूरी दुनिया में उजागर हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने आए हैं। यानी ग्लोबल साउथ का एक मुल्क अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ का मुल्क समझना शुरू हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ अब हम देख रहे हैं, चाहे G7 हो, चाहे ब्रिक्स हो। अब ब्रिक्स असल में बनी ही थी कि अमेरिका की हजमनी को ज़रा कम किया जाए, या ख़ास तौर पर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये बनी ही इसलिए थी कि अमेरिका की जो हजमनी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इसके आगे एक लिहाज से बंद आ जाए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को भरपूर नाकामी का सामना हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जिस तरह इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान का नाम लेकर मजम्मत की जाए, पहलगाम वाक़ये की, ऐसा नहीं हुआ। फिर जो ब्रिक्स का इजलास हुआ, इसमें इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए पहलगाम पर, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। G7 में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तो मोदी को ज़्यादा लिफ्ट मिली भी नहीं। इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज ऑब्जर्वर मोदी को बुलाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखें, हालिया जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, इसमें जो एक मुल्क इंडिया के साथ वाज़ेह तौर पर खड़ा था वो ईरान था, वो इसराइल था, इसराइल सिर्फ इंडिया के साथ खड़ा था, और किसी मुल्क ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, ना ग्लोबल नॉर्थ के, ना ग्लोबल साउथ के। और फिर जो ये हालिया जंग हुई ईरान और इसराइल की, इसमें इंडिया ने फिर अपनी जो नेहरूवियन और इंदिरा गांधी दौर की पॉलिसी थी, इससे मुकम्मल तौर पर डिविएट किया, और ईरान के साथ खड़ा होने की बजाय बीजेपी, RSS वाज़ेह तौर पर इसराइल के साथ खड़ी थी। ये सारी सूरत हाल, ये सारी जो पॉलिसी हैं, इसके अब बहुत बुरे असरात इंडिया की खारजा पॉलिसी पर आ रहे हैं। इंडिया की एक दौर में जो रिस्पेक्ट थी दुनिया के ममालिक में, ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ में, वो अब ख़त्म होकर रह गई है, ना होने के बराबर रह गई है। यही वजह है कि अब ना ग्लोबल साउथ के ममालिक, जिनको लीड करने वाले चाइना हैं, रशिया हैं, वो इंडिया पर भरोसा कर रही हैं, और ना जो तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और यूरोप जैसे हैं वो भरोसा कर रही हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका का और यूरोप ने ये देखा है कि जंग में अगर इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क को नहीं हरा पा रहा, तो फिर इस पर इंडिया पर जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, ये चाइना का मुकाबला कैसे करेगा। तो ये वो सारी बुनियाद मोदी ने गलत रखी, चूँकि मोदी का और जो इस वक्त की बीजेपी की क़यादत है, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, ये चूँकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये चूँकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं जानते, पॉलिटिकल साइंस को नहीं जानते, IR को नहीं जानते, ये अपने लोगों को नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका तकाबल कंपैरिजन सेम पाकिस्तान के लीडर्स के साथ अगर हो सकता है तो वो जनरल ज़ियाउल हक थे। जनरल ज़ियाउल हक भी ना उनकी स्टडी थी, ना मुताला था, ना IR था, वो जज्बाती नारों का सहारा लेकर सियासत करते थे। सेम यही हाल मोदी ने किया। तो अब हो वही रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को ख़राब किया इंडिया का पिट्ठू बनकर, जो अब ख़ुद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ही मानते हैं बात, लीडर्स ही मानते हैं, तो इंडिया ने भी अपना ये हाल कर दिया। 2014 से अब 2025, इन 11 सालों में इंडिया ना ग्लोबल साउथ का रहा, ना ग्लोबल नॉर्थ से तस्लीम कर रहा है। यहाँ तक पहुँचा दी है हिंदुत्वा की खारजा पॉलिसी ने, फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया को। तो ये हाल ही में इंडिया को ब्रिक्स हो या G7 हो, उससे पहले शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो, वहाँ पर जो इंडिया को नाकामी हुई, या ऑल ओवर
जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की वीक चल रही है उसके हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।